वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स के सब डोमेन नंबर 3 लॉज ऑफ इंटीजर के लास्ट एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और इसकी स्टेटमेंट है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय फोर सजेस्टेड ऑप्शन। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे हर क्वेश्चन के साथ आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ईच केस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें से करेक्ट ऑप्शन को यानी जो सही ऑप्शन है उसे चूज करना है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन इज कॉल्ड, यानी एडिशन का जो प्लस हम कहते हैं इसका इनवर्स प्रोसेस उल्टा प्रोसेस क्या होता है। तो हमें पता है कि एडिशन का उल्टा प्रोसेस माइनस करना होता है, तो सब्ट्रैक्शन करेक्ट ऑप्शन है, इसे हम सर्कल कर देंगे। यानी सब्ट्रैक्शन जो है ये एडिशन का इनवर्स प्रोसेस है, उल्टा जिसे आप कह सकते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ ओड नंबर ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज, यानी अगर हम दो ओड नंबर्स को, फॉर एग्जांपल हम 1 को ले लेते हैं एंड 3 को ले लिया, 1 और 3 का प्रोडक्ट हम करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 1 जा 3 हो गया। यानी अगर हम दो ओड नंबर्स का प्रोडक्ट लें तो वो नंबर भी हमारे पास ओड ही आता है। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो पार्ट ए है, तो इसलिए हमने इसे चूज कर दिया है, सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज, यानी अगर हम तीन नेगेटिव नंबर्स को आपस में प्लस करें तो उसका मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, इवन या ऑड होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन नेगेटिव नंबर हैं, ले लेते हैं 1, एक नंबर हमारे पास है 1 और दूसरा नंबर हमारे पास है 2 और तीसरा नंबर हमारे पास है 3। तीनों नेगेटिव नंबर्स हैं, 1 भी नेगेटिव, 2 भी नेगेटिव और 3 भी नेगेटिव है। तो 1 2 जा 2 हो गया, तो 1 2 जा 2 हो गया, साइन इसके साथ कौन सा आएगा, प्लस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 2 जा 2 एंड ये -3 अब साथ में सेम एज इट इज आ जाएगा। 2 3 जा 6 हो गया, लेकिन प्लस माइनस हो गया माइनस, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास -6। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो नेगेटिव में आया है। तो किसी भी थ्री प्रोडक्ट का हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। थ्री नेगेटिव नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो उसका आंसर नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस एंड अगेन प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो इसलिए नेगेटिव जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है, हमने इसे सिलेक्ट कर दिया है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है और उसमें हमें कहा जा रहा है कि द साइन ऑफ प्रोडक्ट, यानी अगर हम इन तमाम नंबर्स को आपस में प्रोडक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका जो आंसर आएगा उसके साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का होगा या प्लस का होगा। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इसे सोल्व करना पड़ेगा, तभी मैं जाके पता चलेगा कि कौन सा नंबर आएगा। तो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, पहले इसी इक्वेशन को एक मरतबा सेम एज इट इज लिख लेते हैं। -6 मल्टीप्लाई कितनी टाइम है, 7 टाइम है, तो यहाँ पर 7 टाइम लिखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, सोल्व करना है। तो हमें पता है कि 6 6 हो जाता है 36, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट 6 6 ये हो गया 36 एंड इसके साथ भी प्लस आ जाएगा, तो प्लस 36 आ गया। ये दोनों सोल्व हो गए तो 36 आया, ये दोनों भी सोल्व हो गए तो 36 आ गया। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 6 6 ये भी हो जाएगा 36, यानी पॉजिटिव 36 है। एंड लास्ट में -6 अकेला रह गया है, तो इसे साथ में सेम एज इट इज लिख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1296। दोनों के साथ प्लस प्लस है तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसे 36 एंड मल्टीप्लाई -6, इसे साथ में सेम एज इट इज लिखा। बल्कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 216। और इसके साथ ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, यानी जहाँ पर भी प्लस या माइनस लिखा होगा तो इज इक्वल टू में आएगा माइनस, यानी प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो हमने माइनस का साइन साथ में लगाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1296 मल्टीप्लाई हो रहा है 216 के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2,79,936। ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ नेगेटिव यानी माइनस का साइन है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस हो गया, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का, माइनस का साइन आया। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है, हमने इसे सिलेक्ट कर दिया है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, उसमें हमें दो नंबर्स दिए गए हैं 150 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ, यानी -150 मल्टीप्लाई बाय -3।
तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 450। यहाँ पर भी 450 है और यहाँ पर भी 450 है। साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो हम देख सकते हैं कि इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो इसलिए पॉजिटिव 450 जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इसे हम सेलेक्ट कर देंगे। पार्ट नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिंप्लीफाइड नंबर इज कॉल्ड, यानी हम किसी भी नंबर को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो अगर सिंप्लीफाई करना है तो ऑब्वियसली सेम बात है कि सिंप्लीफिकेशन ही हम करेंगे तो सिंप्लीफाई होगा, तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए हमने इसे चूज़ कर दिया है। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है, उसमें ब्रैकेट की एक शेप दी गई है और हमें कहा जा रहा है कि दिस ब्रैकेट और नाउन एज, यानी इस किस्म की जो ब्रैकेट्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जिसके कोने बने होते हैं। तो ये बॉक्स की शक्ल बना रही है, तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं बॉक्स ब्रैकेट। ये बॉक्स ब्रैकेट जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, हमने इसे टिक कर दिया है। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है और इसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ ऑल द ब्रैकेट्स आर फाउंड इन अ गिवन एक्सप्रेशन, यानी अगर हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है और उसमें तमाम ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, यानी उसमें राउंड भी है, विनकलम भी है, बॉक्स भी है और कर्ली ब्रैकेट भी है। देन हमसे पूछा जा रहा है कि देन द फर्स्ट ब्रैकेट वाज विल बी रिमूव्ड इज, जो पहला ब्रैकेट आप सोल्व करेंगे वो कौन सा होना चाहिए। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, सोल्व करते हैं, वो है बार ब्रैकेट यानी विनकलम को। उसके बाद हम जो सेकंड नंबर पर सोल्व करते हैं वो है राउंड ब्रैकेट को। थर्ड नंबर पर जो हम सोल्व करते हैं वो है कर्ली ब्रैकेट, एंड सबसे लास्ट में यानी फोर्थ नंबर पर हम बॉक्स ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो विनकलम यानी बार ब्रैकेट है, तो सी नंबर का जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है, इसने हमने सेलेक्ट कर दिया है। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है और इसकी स्टेटमेंट है इफ़ वर्ड ऑफ एग्जिस्ट इन एनी एक्सप्रेशन इट मीन्स, यानी हमें कहा जा रहा है कि अगर हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है और एक्सप्रेशन के दरमियान में ऑफ का लफ्ज़ हमें नज़र आ जाए तो इस ऑफ का क्या मतलब होगा। इसी तरह के एक क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 8 में आपको सोल्व करके बताया था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि जहाँ भी ऑफ का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब होगा एक्सप्रेशन के दरमियान में ऑफ का लफ्ज़ होगा, इसका मतलब होगा कि मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है करेक्ट ऑप्शन है, हमने इसे चूज़ किया है। पार्ट नंबर 10 हमारे पास है और इसमें हमें कहा जा रहा है कि वाइल सॉल्विंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अगर हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सोल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अलवाइज द बोर्ड मैथ रूल एंड प्रोसीड फ्रॉम। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बोर्ड मैथ रूल के मुताबिक। तो हमें पता है कि हम हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं सोल्व करते हुए। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है, हमने इसे चूज़ कर दिया है। पार्ट नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है कि इन द गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इफ़ ऑल द ब्रैकेट्स आर इन्वॉल्व, अगर हमें तमाम के तमाम ब्रैकेट्स दिए गए हैं यानी चारों टाइप के ब्रैकेट्स हमें एक ही एक्सप्रेशन में दे दिए गए हैं, वी विल सॉल्व डैश ब्रैकेट एट द एंड। तो हमने सबसे लास्ट में कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो हमें पता है कि सबसे लास्ट में हम बॉक्स ब्रैकेट यानी ये वाला जो ब्रैकेट है इसे हम सोल्व करते हैं बॉक्स ब्रैकेट को, तो इसलिए ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, हमने इसे चूज़ कर दिया है। पार्ट नंबर 12 में हमसे कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मैथ रूल, यानी बोर्ड मैथ रूल के मुताबिक फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म, हम कौन सा पहला बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बेसिक ऑपरेशन कहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, इनको बेसिक ऑपरेशन बोलते हैं। तो इनमें हम जो सबसे पहला परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास है डिवीजन। अब देख सकते हैं कि डिवीजन पहले है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये तीनों उसके बाद हैं। तो पहले डिवीजन है, डी फॉर डिवीजन होता है, तो इसलिए हम सबसे पहले जो परफॉर्म करते हैं वो डिवीजन है और यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 12 हमारे पास है और इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट हमें दिए गए हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 33 में 90 को प्लस करेंगे, फिर उसमें से हम 70 को माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट में ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो भी आंसर आएगा अगर हम उसे ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर आता है ज़ीरो। तो ये करेक्ट ऑप्शन था, हमने इसे टिक कर दिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 14 और 14 में भी हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है। सबसे पहले हमने इसका ये जो ब्रैकेट है इसे सोल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर फिर डिवीजन को सोल्व करेंगे, डिवीजन के बाद सब्ट्रैक्शन को सोल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा इस ब्रैकेट का उसको 3/4 के साथ प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13/28। यही हमारे पास ऑप्शन है करेक्ट, इसे हमने टिक कर दिया है। रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी स्टेटमेंट है गिव द शॉर्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, यानी हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इसके अपने शॉर्ट आंसर देने हैं।
तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर लाइक इंटीजर्स, यानी लाइक इंटीजर्स क्या होते हैं। लाइक इंटीजर्स की हमने डेफिनेशन करके बतानी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द इंटीजर्स विद द सेम साइंस आर कॉल्ड लाइक इंटीजर, यानी वो तमाम इंटीजर जिनके साइन सेम हो तो इनका हम लाइक इंटीजर कह सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है +3 एंड +12, यानी इसके साथ भी +3 प्लस है और इसके साथ भी यानी 12 के साथ भी प्लस है और 3 के साथ भी प्लस है, ये दोनों लाइक इंटीजर्स हैं। इसी तरह आप दूसरा एग्जांपल इसका ले सकते हैं -7 एंड -13, यानी इसके साथ भी माइनस का साइन है और 13 के साथ भी माइनस का साइन है, तो दोनों क्या हैं, लाइक इंटीजर्स हैं। लाइक इंटीजर की डेफिनेशन ये है कि दोनों के साइंस जो है वो सेम होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर अनलाइक इंटीजर्स, यानी लाइक इंटीजर्स तो हमने डिफाइन कर लिया, अब हमें कहा जा रहा है कि अनलाइक इंटीजर्स क्या होते हैं। द इंटीजर्स विद द डिफरेंट साइंस आर कॉल्ड अनलाइक इंटीजर्स, यानी वो तमाम इंटीजर्स जिनके साइन मुख्तलिफ हों तो इनको हम अनलाइक इंटीजर्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखेंगे। एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल में हमारे पास दो इंटीजर हैं, इन्हीं दो को ले लेते हैं। एक है +3 एंड सेकंड हमारे पास है -12, यानी एक के साथ प्लस का साइन है दूसरे के साथ माइनस का साइन है, तो ये दोनों यानी 3 एंड 12 जो है ये अनलाइक इंटीजर्स हैं, इनको हम अनलाइक इंटीजर्स कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमें दिए गए है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि राइट कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन के लिए जो कॉम्यूटेटिव लॉ है उसे हमने यहाँ पर रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एडिशन, यानी इस लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक, कौन से लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक, द सम ऑफ टू इंटीजर्स अनचेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर, यानी अगर हम दो इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो इसका सम जो है यानी जो आखिर में आंसर आएगा वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इंटीजर है ए, दूसरा हमारे पास है बी, ये एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं। हमने a प्लस बी को लिखा, तो इसका जो सम आएगा यानी इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा वो इक्वल होगा किस चीज़ के, b प्लस ए के। यानी यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर कहते हैं तरतीब को, पहले हमने a को लिखा था तो यहाँ पर हमने पहले b को लिख दिया, और यहाँ पर दूसरा इंटीजर b था तो हमने दूसरे इंटीजर को a कर दिया, यानी इसे उलट कर दिया। तो अब इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा दोनों बिल्कुल सेम होंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमें यही कहता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल में हमारे पास ए जो इंटीजर है उसे हम 3 ले लेते हैं, प्लस बी की जगह पर हम 5 लिख देंगे। 3 + 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। अब यहाँ पर b चूंकि हमारे पास 5 है तो b की जगह पर b की वैल्यू है यानी 5 को लिखा, a की वैल्यू हमारे पास 3 है तो a की जगह पर 3 लिख देंगे, दरमियान में प्लस है तो प्लस को लिखेंगे। 5 + 3 इसका भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 8 आ गया और यहाँ भी 8, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ एडिशन हमें यही कहता है कि ऑर्डर चेंज करने से सम जो है आंसर जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यही हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि राइट द एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी हमने एसोसिएटिव लॉ जो कि एडिशन के लिए है उसे यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एडिशन, यानी इस लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक, कौन से लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक, चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ एडेंड्स डज नॉट चेंज द सम, यानी अगर हम किसी भी नंबर्स के ग्रुपिंग को चेंज कर दें तो इसका सम को यानी आंसर को वो चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप है a प्लस बी का, ये ब्रैकेट के अंदर यानी एक ग्रुप है a प्लस बी का, इसके साथ हम प्लस कर दें c को, यानी इस ग्रुप के साथ हमने c को अलहदा से प्लस किया, तो ये इक्वल होगा किस चीज़ के, a प्लस b और c का अगर हम ग्रुप बना दें यानी b प्लस c, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर a प्लस बी का ग्रुप था यानी a और b का ग्रुप था, यहाँ पर है b प्लस c का ग्रुप, यहाँ पर c जो है था वो अलहदा से बाहर लिखा हुआ था और यहाँ पर a अलहदा से बाहर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर a b का ग्रुप, यहाँ पर b c का ग्रुप, ग्रुपिंग को अगर हम चेंज कर दें तो इसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, यानी इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड का जो भी आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो इसे हम सोल्व करके भी लिख लेते हैं, एग्जाम्पल से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेंगे, अब सपोज कर लेते हैं कि a की वैल्यू 2 है और इसी तरह b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है, तो a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू और c की जगह पर c की वैल्यू लिख दी। a b ग्रुप में है तो इसी तरह हम ग्रुप लगा देंगे, दरमियान में प्लस है तो प्लस दरमियान में लिख दिया और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस लिख देंगे। 2 + 3 5 हो गया, 5 + 4
9 हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर आ गया 9। और इसी तरह ये साइड भी सोल्व करेंगे। ए की वैल्यू 2 है तो ए की जगह पर 2 को लिखा, दरमियान में प्लस है। बी की वैल्यू हमारे पास है 3 तो 3 को लिखेंगे, दरमियान में प्लस। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है तो सी को लिखा। बी और सी का ग्रुप है तो इस तरह से ये कर लेंगे, यानी सी की जगह पर हम 4 लिख देंगे। 3 + 4 ये हमारे पास हो गया 7, 7 + 2 9 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 9। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया। हालांकि यहाँ की ग्रुपिंग चेंज है, 2 और 3 की ग्रुपिंग है और यहाँ पर 3 और 4 की ग्रुपिंग है। तो ग्रुपिंग को चेंज कर लेने से आंसर में कोई फर्क नहीं आता। यही हमें बताता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर राइट करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी इस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक। कौन से लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ द फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, यानी हमें कहा जा रहा है कि अगर हम उसी तरह ग्रुपिंग को चेंज कर दें तो जो फाइनल आंसर आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर हमारे पास एक ग्रुप है ए और बी का और सी उसके साथ बाहर लिखा हुआ है, सॉरी ये एडिशन का नहीं है बल्कि मल्टीप्लिकेशन का है, यानी ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ और सी उसके बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है इस ग्रुप के साथ। तो इसका जो आंसर आएगा उसको अगर हम ग्रुपिंग को चेंज कर दें, यानी ए को हम बाहर निकाल दें और बी और सी का हम ग्रुप बना दें इस तरह से बी मल्टीप्लाई सी, तो इसका जो ग्रुप है और इसका जो ग्रुप, इसका आंसर जो आएगा वो सेम होगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी का ग्रुप है और यहाँ पर है बी और सी का, यानी चेंजिंग द ग्रुपिंग, हमने ग्रुपिंग को चेंज कर दिया तो इसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को भी सोल्व करके देखेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू लेंगे 2 को, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखा। बी की वैल्यू को लेंगे, फॉर एग्जांपल ये हम सपोज कर रहे हैं, बी की वैल्यू को हम 3 लिख लिया, इसका ग्रुप है तो ग्रुप बना देंगे, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू को हम 4 कर देंगे। यानी ए की वैल्यू की जगह पर हमने 2 लिखा, बी की वैल्यू को हमने 3 एंड सी की वैल्यू को हमने 4 सपोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले ग्रुप को सोल्व करना होता है तो 2 3 6 हो गया, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 24। यही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। ए की वैल्यू 2 है तो ए की जगह पर 2 को लिखा, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, ग्रुप बनाएंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 3 तो बी की जगह पर 3 लिखा, दरमियान में मल्टीप्लाई है। सी की जगह पर हम 4 लिखेंगे क्योंकि सी की वैल्यू को हमने 4 सपोज किया है। सबसे पहले ग्रुप को सोल्व करेंगे तो 3 4 12 हो गया एंड 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना है, 12 2 24 ही आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 24 और यहाँ पर भी 24 है, यानी हमने ग्रुपिंग को भी चेंज कर दिया। यहाँ पर 2 3 का ग्रुप था और यहाँ पर है 3 4 का ग्रुप, लेकिन आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो यही तो हमें कहता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के ग्रुपिंग, चेंजिंग ग्रुपिंग के साथ आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही हमने प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये हमने एक्सप्लेन करना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय द ग्रुप ऑफ नंबर्स, अगर हम एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ग्रुप ऑफ नंबर के साथ, जैसे कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये एक ग्रुप ऑफ नंबर है, इसके साथ हम 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यही हमें कहा जा रहा है कि मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय द ग्रुप ऑफ नंबर्स एडेड टुगेदर, जो आपस में ऐड हो रहे हों, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन वो ऐड होने चाहिए, इज सेम एज डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेम सेपरेटली, यानी ये कहा जा रहा है कि वो सेम होना चाहिए किसके, अगर हम उसे अलग-अलग से मल्टीप्लाई कर दें। मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन से समझा लेता हूँ। हमारे पास है ए प्लस बी, ये इसका ग्रुप है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी को, यही हमें कहा जा रहा है ना कि मल्टीप्लाइंग अ नंबर, यानी सी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय द ग्रुप ऑफ नंबर्स, एक ग्रुप ऑफ नंबर के साथ जो कि ए बी है, एडेड टुगेदर, और ये दोनों आपस में ऐड होने चाहिए, तो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। ये किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, सेपरेटली के। सेपरेटली कैसे, यानी हम सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए सी हो गया, ए को सी के साथ अलहदा से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, एंड बी को सी के साथ अलहदा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये इस चीज़ के इक्वल होना चाहिए कि सी और ए को अलहदा से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस लिखा, और बी और सी को अलहदा से मल्टीप्लाई किया। इसे भी एग्जाम्पल से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ए की वैल्यू वही लेंगे 2, बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 एंड सी की वैल्यू हो गई 4। ये हम इसका ग्रुप बना देंगे।
2 प्लस 3 प्लस हो रहे हैं, तो 2 में 3 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 5। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 हो गया। इसी तरह यहाँ भी करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमने ली थी 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, दरमियान में प्लस। बी की वैल्यू हमारे पास है 3, मल्टीप्लाई हो रहा है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पर 4 को लिखेंगे। तो 2 4 ज़ा 8 हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 8 हो गया, दरमियान में प्लस है। 3 4 ज़ा 12 हो गया, 8 प्लस 12 आपको पता है कि ये भी आ जाता है 20, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 20। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू यानी जो हमने ग्रुप के साथ जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया, यानी 4 को हमने 2 और 3 के ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर भी आया 20। और जब हमने इस 4 को अलहदा से 2 के साथ और इसी 4 को अलहदा से 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उसका आंसर भी आया 20। दोनों के साइन सेम आए, तो यही तो हमने प्रूव करना था और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द बोर्ड मैथ्स रूल, यानी बोर्ड मैथ्स रूल क्या है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम यहाँ पर लिखेंगे। बोर्ड मैथ्स रूल हमारे पास है। बोर्ड मैथ्स रूल में बी फॉर ब्रैकेट्स हो गए, ओ फॉर ऑपरेशन या ऑर्डर्स हो गए। ऑपरेशन या ऑर्डर्स कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, फॉर एग्जांपल x की पावर 3 या 2 की पावर 5 है। जो पावर में क्वेश्चन होते हैं उसे हम एक्सपोनेंट या ऑपरेशंस बोलते हैं, ऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। डी फॉर हो गया डिवीज़न यानी डिवाइड करना। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। और इसी तरह ए फॉर हो गया एडिशन यानी प्लस करना। एंड एस फॉर है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना। तो इसलिए ये हमारे पास बोर्ड मैथ्स रूल है। इससे हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द बोर्ड मैथ्स रूल, यानी बोर्ड मैथ्स रूल को इस्तेमाल करते हुए वी कैन सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, जिसमें ब्रैकेट्स हों, ऑर्डर्स हों और अरिथमेटिक ऑपरेशंस हों। यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद और ऑर्डर्स को, और उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशंस को। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन चारों को बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यानी नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, और हमने उसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। पार्ट में हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। तो लिखेंगे 80। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें चारों किस्म के ब्रैकेट्स दिए गए हैं, यानी बार ब्रैकेट भी है, राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एंड बॉक्स ब्रैकेट, हमें सब ब्रैकेट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले जिसे हमने सोल्व करना होता है वो है बार। बार को पहले सोल्व करेंगे, तो बाकी की सारी वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं। 80 को लिखेंगे -25 माइनस करली ब्रैकेट 20 माइनस राउंड ब्रैकेट 7। अब यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है 9 -3। 9 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। इस माइनस को भी सेम एज इट इज लिख देते हैं। 9 में से 3 को माइनस किया तो आंसर आया 6, तो 6 को लिख दिया। बार सॉल्व हो चुकी है, तो अब हम जो राउंड ब्रैकेट है इसे क्लोज कर देंगे, करली एंड बॉक्स ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस राउंड ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, तो बाकी की वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। तो लिखेंगे 80 माइनस 25 माइनस करली ब्रैकेट 20 माइनस, यहाँ से अब आके राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। 7 में से माइनस हो रहा है 6, तो 7 में से 6 को माइनस किया तो आंसर आया 1। अब यह राउंड ब्रैकेट भी ख़त्म हो चुका है, यानी सोल्व हो चुका है। तो अब हम करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड इस बॉक्स ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट अब हमने इस करली ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो बाकी वैल्यूज सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 80 माइनस बॉक्स ब्रैकेट 25 माइनस, अब यहाँ पर करली ब्रैकेट में हमें दिया गया है 20 माइनस 1, तो 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 19। करली ब्रैकेट भी सोल्व हो चुका है, तो हम इस बॉक्स ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे लास्ट में इस जो बॉक्स ब्रैकेट है इसे सोल्व करेंगे। तो 80 को सेम एज इट इज़ लिखा, माइनस 25 में से 19 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। अब यहाँ पर लास्ट में ये सब ब्रैकेट सोल्व हो चुके हैं, तो हमारे पास इक्वेशन रह गई है 80 माइनस 6, यानी 80 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 74, और यही 74 हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है, इसमें भी हमें एक इक्वेशन दी गई है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन के एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये राउंड ब्रैकेट ब्रैकेट जो है ये क्लोज हो रहा है, लेकिन इस साइड पर राउंड ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट को भी लगा देंगे।
राउंड ब्रैकेट को हमने लगा दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी राउंड ब्रैकेट क्लोज हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम यहाँ पर भी एक राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। ये थोड़ी सी चेंजिंग हमने इसमें की। अब यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे। 100 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। सबसे पहले हमने बार को सोल्व करना होता है, तो यहाँ तक सेम एज इट इज़ लिखेंगे। ये ब्रैकेट लगाएंगे 289 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस माइनस 5 माइनस करली ब्रैकेट 2 माइनस, यहाँ तक सेम एज इट इज़ लिखा। अब 17 में से माइनस हो रहा है 10, 17 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 7 को हमने यहाँ पर लिखा ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पर हम जो राउंड ब्रैकेट है उसे सॉल्व करेंगे, तो राउंड ब्रैकेट यहाँ पर भी है, ये भी राउंड ब्रैकेट है और यहाँ भी राउंड ब्रैकेट है, तो तीनों को सॉल्व करेंगे। 100 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस इस ब्रैकेट को सेम एज इट इज़ लगाएंगे। 289 को 17 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17 मल्टीप्लाई 7 को सेम एज इट इज़ लिखा। राउंड ब्रैकेट अभी भी लगेगा क्योंकि इसने अभी भी सोल्व होना है। माइनस यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हम माइनस के बजाय प्लस लिखेंगे। एंड 5 को सेम एज इट इज लिखा। यहाँ पर माइनस है, माइनस को लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट को लगाएंगे। एंड यहाँ पर अभी अंदर आप देख सकते हैं 2 माइनस 7, यानी 2 में से 7 माइनस हो रहा है, तो 2 में से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -5। क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए इसके साथ भी माइनस का साइन आएगा। एंड करली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट था राउंड ब्रैकेट ये कंप्लीट हो गया है, इसलिए अब हमने करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस राउंड ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर ये ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। 100 को सेम एज इट इज लिखेंगे, माइनस बॉक्स ब्रैकेट 17 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 119, प्लस 5 को सेम एज इट इज लिखा, माइनस करली ब्रैकेट को भी सोल्व कर लेते हैं, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 5 को लिख देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं, तो इन्हें प्लस करेंगे तो ये बॉक्स ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा। 100 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस 119 में 5 को प्लस करेंगे, उसमें फिर 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 129। इनको हमने सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में 100 में से 129 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -29। यही -29 हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है और थर्ड पार्ट में भी हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसे हमने सोल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों टाइप की ब्रैकेट्स हैं, बार है, राउंड ब्रैकेट है, करली एंड लास्ट में बॉक्स ब्रैकेट दिया गया है। तो इसे सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे, तो बाकी की वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 3 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 15 को सेम एज इट इज़ लिखा, प्लस ब्रैकेट 2.4 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस करली ब्रैकेट 0.50 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट 8.50 माइनस, यहाँ तक सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर 4.60 में से माइनस हो रहा है 2.60, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2 हमारे पास आंसर आ गया। अब राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे क्योंकि बार को हमने सोल्व कर दिया, करली ब्रैकेट एंड बॉक्स ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो बाकी वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 15 प्लस ब्रैकेट 2.4 माइनस करली ब्रैकेट 0.50 मल्टीप्लाई, यहाँ तक सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास है 8.50 और इसमें से माइनस हो रहा है 2, तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 एंड 0.50 साथ में सेम एज इट इज़ आएगा, यानी 6.50 हमारे पास आंसर आ गया। राउंड ब्रैकेट भी सोल्व हो गया। अब करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड बॉक्स ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस करली ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, तो बाकी सारी वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 15 प्लस बॉक्स ब्रैकेट 2.4 माइनस, यहाँ तक सेम एज इट इज़ लिखा। 0.50 मल्टीप्लाई हो रहा है 6.50 के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.25। 3.25 इसका आंसर आ गया। अब ये करली ब्रैकेट सोल्व हो चुका है तो बॉक्स ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में बॉक्स ब्रैकेट को सोल्व करना है। 3 डिवाइडेड बाय 15 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 2.4 में से 3.25 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा
0.85, 0.85 आंसर आया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो हम -0.85 को लिख देंगे एंड बॉक्स ब्रैकेट अभी भी आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस प्लस माइनस को सोल्व करेंगे। 3/15 को सेम एज इट इज़ लिखा, प्लस माइनस ये हो गया माइनस, तो माइनस को हमने लिखा एंड 0.85 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवीजन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो बोर्ड में इस रूल हमें बताता है कि सबसे पहले हमने डिवीजन करनी है, तो डिवीजन को करेंगे। सबसे पहले हम 3 को तो सेम एज इट इज़ लिखेंगे। डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट किया और उससे अगले वाले नंबर का हम रेसिप्रोकल लेते हैं। यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, तो ये असल में 15 डिवाइडेड बाय 1 है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर नोमिनेटर को नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, यानी इसे उलट कर देंगे। आसान अल्फाज में नीचे वाले 1 को ऊपर लेके जाएंगे एंड ऊपर वाले 15 को नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 15 हो गया। 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 15 हो गया, माइनस 0.85 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 3 1 ज़ा 3 हो गया एंड 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन आई है वो है 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0.85। अब 1 डिवाइड हो रहा है 5 पर, तो इसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि 1 को अंदर रखेंगे एंड 5 को नीचे वाली वैल्यू है तो बाहर रखेंगे। अब 5 बड़ी वैल्यू और 1 छोटी वैल्यू है, हम यहाँ अंदर भी बड़ी वैल्यू चाहिए, तो हम पहले से ही यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे। ज़ीरो लगाना, ज़ीरो यानी पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट हमने लगा दिया। अब ये पॉइंट हमें अथॉरिटी देता है कि हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगा सकते हैं, तो ये 10 हो गया। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो गया। 10 में से 10 को माइनस किया तो रिमाइंडर 0 आया। तो हमारे पास आंसर जो आया डिवाइड करने से वो है 0.2, यानी 1 को अगर 5 पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 एंड माइनस 0.85 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 0.2 में से 0.85 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.65 और बड़ी वैल्यू 0.85 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो इस आंसर के साथ भी माइनस का साइन आएगा। 0.65 यही हमारे पास आंसर आ गया है इस पार्ट का। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4 और इसमें भी हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इनमें से बहुत सारे नंबर जो हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड ये सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इस बार को। तो बार को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इन वाली वैल्यूज़ को, यानी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इन्हें भी साथ साथ में सोल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे पहले इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसका तरीका यह है कि डिनोमिनेटर को साइड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 44। 44 में 3 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 47। 47 को हमने ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के इस 11 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। 47 डिवाइडेड बाय 11 आ गया, प्लस बॉक्स ब्रैकेट है 8 5 ज़ा 40 हो गया। 40 में हम 5 को प्लस करेंगे तो 45 हो गया, डिवाइडेड बाय इस 8 को सेम एज इट इज़ लिखा, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट हमारे पास है 3/5, तो ये सेम एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस राउंड ब्रैकेट इसे भी कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर या इम्प्रॉपर में, तो 4 5 ज़ा 20 हो गया, 20 प्लस 1 कैरी 21 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 को सेम एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई बाय 6 2 ज़ा 12 हो गया। 12 में हम 1 को प्लस करेंगे, ये ऊपर वाला 1 प्लस होगा तो 13 आ जाएगा। 13 डिवाइडेड बाय 6 सेम एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 6 3 ज़ा 18 हो गया, 18 प्लस 1 19 हो गया, डिवाइडेड बाय 6 सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी, तमाम ब्रैकेट्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगी। विनक्लम यानी बार अभी भी इसके ऊपर आएगा। नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में भी हमने सबसे पहले बार को सोल्व करना है, तो बार को सोल्व करेंगे, बाकी की वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 47 डिवाइडेड बाय 11 को सेम एज इट इज़ लिखा, प्लस ब्रैकेट 45 डिवाइडेड बाय 8 को सेम एज इट इज़, डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाय 5 सेम एज इट इज़, प्लस राउंड ब्रैकेट 21 डिवाइडेड बाय 5 सेम एज इट इज़, मल्टीप्लाई यहाँ तक हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इन दोनों को सोल्व करना है, तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 को एक ही मरतबा लिख देंगे एंड ऊपर है 13 माइनस 19। 13 में से माइनस हो रहा है 19, तो 13 में से 19 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -6, या -6 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया है। ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, तमाम जो ब्रैकेट्स हैं उन्हें क्लोज करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास राउंड का है, यानी राउंड ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, बाकी वैल्यूज़ को सेम एज इट इज लिखेंगे। 47 डिवाइडेड बाय 11 प्लस ब्रैकेट 45 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट 3/5 प्लस यहाँ तक सेम एज इट इज लिखा। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6। तो हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर भी 1 रह गया है और यहाँ पर भी 1 रह गया है। 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 21 माइनस 21, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब माइनस कहाँ से आया, यहाँ पर इसके साथ माइनस था, यानी 1 के साथ माइनस था, तो 21 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -21 डिवाइडेड बाय 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 आ गया। ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में करली ब्रैकेट सोल्व हो रहा है, तो इसे सोल्व करेंगे, यानी 47 डिवाइडेड बाय 11 को सेम एज इट इज लिखेंगे प्लस ब्रैकेट 45 डिवाइडेड बाय 8 को सेम एज इट इज लिखा। डिवाइड का साइन है, करली ब्रैकेट 3/5 प्लस हो रहा है -21 डिवाइडेड बाय 5 के साथ, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 5 5 दो मरतबा लिखा हुआ है तो एक मरतबा ही आ जाएगा। ऊपर हमारे पास अब रह गया है 3 + 21, तो 3 को 21 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए। 21 में अगर 3 को प्लस करेंगे, यहाँ पर है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस। असल में हमने 3 में से 21 को माइनस करना है, तो 3 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18। और 18 बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पर माइनस का साइन है, तो इसलिए 18 के साथ भी माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगी। नेक्स्ट में अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, तो सबसे पहले इस डिवाइड के साइन को ख़त्म करेंगे। कैसे हमने ख़त्म करना है, 47 डिवाइडेड बाय 11 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 45 डिवाइडेड बाय 8 को भी सेम एज इट इज़ लिखा। डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में, एंड नेक्स्ट जो इससे अगला, यानी डिवाइड के साइन से जो अगला जो फ्रैक्शन है इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 5 को ऊपर लिख देंगे एंड ऊपर 18 है, -18 है तो -18 को हम नीचे लिख देंगे। ब्रैकेट को क्लोज किया। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ ये वैल्यूज़ जो हैं, ये दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं 3 के टेबल पर। तो 3 के टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 हो गया, 1 के यहाँ पर गया तो 3 5 जा 15 और इसी तरह यहाँ पर भी 3 6 जा 18 आ गया। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ अगेन 3 के ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 3 2 जा 6 हो गया एंड 3 5 जा 15 हो गया, तो यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। अब जो रिमेनिंग इक्वेशन है इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर मैं रिमेनिंग इक्वेशन लिखूंगा। रिमेनिंग इक्वेशन में हमारे पास 47 डिवाइडेड बाय 11 तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा 47 डिवाइडेड बाय 11 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर रह गया है 5 डिवाइडेड बाय 8, तो 5 डिवाइडेड बाय 8 को लिखा, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, एंड यहाँ पर रह गया है 5 डिवाइडेड बाय -2, तो लिखेंगे -5 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 47 डिवाइडेड बाय 11 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25 डिवाइडेड बाय 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16। अब बाहर प्लस है और अंदर आप देख रहे हैं कि माइनस है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, तो इसलिए इन दोनों के दरमियान हम माइनस का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट में इन दोनों को आपस में माइनस करना है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ का डिनोमिनेटर 11 है और यहाँ का डिनोमिनेटर 16 है, यानी दोनों मुख्तलिफ डिनोमिनेटर हैं, यानी अनलाइक फ्रैक्शन है दोनों, और हमें इसे माइनस करने के लिए इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर को हमने सेम करना होगा। सेम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम वही करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर दिया गया है 11 और यहाँ पर है 16, तो हम 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ, यानी दोनों डिनोमिनेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, और अगर हमने नीचे 11 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ऊपर नोमिनेटर यानी 47 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। माइनस यहाँ पर डिनोमिनेटर 16 है, तो 16 को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 मल्टीप्लाई 11 हो गया। एंड अगर हमने नीचे 11 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर डिनोमिनेटर या नोमिनेटर यानी 25 को भी 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ पर 11 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 176 एंड ऊपर 47 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 752। दरम्यान में माइनस का साइन है, यहाँ पर भी यही कुछ करेंगे, यानी 16 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 176 एंड 25 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 275। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 176 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक ही मरतबा लिख देंगे, यानी 176 को एक ही टाइम हमने लिखा। 752 में से 275 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 477। अब 477 को 176 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आना है 2.71 और यही 2.71 हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -215। यानी कहा जा रहा है कि हमने दो इंटीजर्स को आपस में प्लस किया और इसका आंसर आया -215। इफ़ वन ऑफ देम इज -135, उनमें से एक जो था वो था -135, देन फाइंड द अदर, तो हमने दूसरा इंटीजर फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से देखेंगे कि फर्स्ट इंटीजर कौन सा था, तो हम यहाँ पर पहले तो सपोज कर लेते हैं, यानी लेट्स सपोज द सेकंड इंटीजर इज x, यानी जो दूसरा इंटीजर है फिलहाल हमने उसे नाम दे दिया x का। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी गिवन कंडीशन के मुताबिक। गिवन कंडीशन कौन सी है, जो हमें क्वेश्चन में दी गई है कि हमने दो इंटीजर को प्लस किया। एक इंटीजर हमारे पास था 135 और इसके साथ हमने प्लस किया दूसरा इंटीजर कौन सा है x, यानी हमने दो इंटीजर्स को आपस में प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर हमारे पास आया 215, यानी -215 हमारे पास आंसर आ गया दो इंटीजर्स को प्लस करने से। उनमें से एक इंटीजर हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि -135 था और दूसरा इंटीजर हमने फाइंड करना था। तो अब हमने क्या करना है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x ही दूसरा इंटीजर है तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने क्या करना है कि x को यहीं पर रहने देना है और -215 को भी यहीं पर रहने देंगे। ये -135 यहाँ पर माइनस हो रहा है तो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा +135 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसके साथ माइनस का साइन था, इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाएगा तो ये +135 हो जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी एक वैल्यू इज इक्वल टू के राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है तो इसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर इसके साथ माइनस था तो यहाँ पर इसके साथ प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, x को सेम एज इट इज लिखना है। -215 में से हमने 135 को माइनस करना है, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है माइनस, तो हमने इन दोनों को माइनस करना है। 215 में से 135 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 80 और बड़ी वैल्यू 215 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो 80 के साथ भी माइनस का साइन लगेगा। तो जो दूसरा जो इंटीजर हमारे पास फाइंड हुआ है वो है -80, यानी अगर हम 135 को और -80 को आपस में प्लस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 215 और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और इसकी स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -180, यानी हमें कहा जा रहा है कि हमने दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और इसका जो आंसर आया वो है -180। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इफ़ वन ऑफ देम इज 10, अगर उनमें से एक 10 हो, यानी एक इंटीजर उनमें से 10 है, देन फाइंड द अदर, आपने दूसरा इंटीजर फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लेट्स सपोज, यानी हमने सपोज करना है, क्या हमने सपोज करना है, द सेकेंड इंटीजर इज x, यानी अगर दूसरा जो इंटीजर है उसे हम फिलहाल x का नाम देते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन बताई गई है वो क्या है, वो है 10, यानी एक इंटीजर हमें 10 दिया गया है और 10 को हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे इंटीजर के साथ। दूसरा इंटीजर फिलहाल हमारे पास है x, यानी उसे हमने x का नाम दे दिया। तो 10 पहला इंटीजर था, दूसरा इंटीजर x है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -180। तो अब हमने फाइंड करना है x की वैल्यू, यानी x दूसरा इंटीजर है, इसे हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, x को यहीं पर लिखने देंगे, -180 को यहीं पर लिख देंगे एंड 10 जो है ये यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले जाकर यहाँ पर नीचे इसके डिवाइड कर देंगे, यानी ये यहाँ पर आकर 180 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी एक वैल्यू
जो यहाँ पर यानी लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है किसी के साथ, तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी। और अगर दूसरी साइड पर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी ये जब मैथमेटिक्स का रूल है कि इज इक्वल टू के राइट लेफ्ट जो भी वैल्यू शिफ्ट होगी, अगर यहाँ पर या यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी, और अगर यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आपने याद रख लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 180 डिवाइड हो रहा है 10 पर, तो हम इसे डिवाइड करेंगे, 10 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 वन ज़ा 10 एंड 10 18 ज़ा हो गया 180। तो हमारे पास जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू ये आएगा 18, और 18 के साथ यहाँ माइनस का साइन है तो -18 हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड जो इंटीजर हमारे पास है वो है -18। यानी अगर हम 10 को -18 के साथ ज़रब कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर आएगा 180, और यही -18 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड एन इंटीजर दैट डिवाइड्स -150 टू गिव -3। यानी हमें कहा जा रहा है कि आपने एक ऐसा इंटीजर हमें बताना है कि अगर हम 150 को उस इंटीजर पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर -3 आना चाहिए। तो हम चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लेट्स सपोज, यानी हमने सपोज किया कि द इंटीजर इज एक्स। वो जो इंटीजर है वो उसका ना उसके उसे हमने एक नाम दे दिया एक्स का। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी हमें जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन दी गई है वो क्या है। कंडीशन है कि अगर हम -150 को उस इंटीजर पर डिवाइड कर दें, यानी यही हमें कहा गया ना कि -150 को इंटीजर पर अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर में आना चाहिए -3। तो इज इक्वल टू इसका क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अब हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इस डिवाइड के जो निशान है, सिंबल है, इसे सोल्व करेंगे। -150 को तो सेम एज इट इज लिखेंगे। डिवाइड के साइन से आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं, और इससे अगली जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। यानी इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये सिर्फ x था तो 1/x हो जाएगा। इज इक्वल टू -3 सेम एज इट इज आ गया। अब ये 150 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो इसे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। 150 वन ज़ा 150 हो गया, डिवाइडेड बाय x सेम एज इट इज़ आ गया, एंड इज इक्वल टू -3 भी सेम एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को एक ही साइड पर रखेंगे, x को ले जाएंगे यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -150 सेम एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू -3 भी सेम एज इट इज़ आ गया। ये x यहाँ पर नीचे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई x हो जाएगा, यानी 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर ये 3 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 ये -3 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, -150 हो गया, डिवाइडेड बाय ये 3 यहाँ से आकर ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x सेम एज इट इज़ आ गया। यानी ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इज इक्वल टू दूसरी साइड जाकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स का रूल है कि जो भी वैल्यू इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर डिवाइड हो रही होती है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो अब हमने 150 को 3 पर डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करेंगे। 3 को 150 माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 हो गया, और ये ज़ीरो साथ में सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 50, यानी इसका 50 हमारे पास आ गया, x इज़ इक्वल टू 50। यानी जो दूसरा इंटीजर हमने फाइंड करना था वो हमारे पास आ गया है। दूसरा इंटीजर कौन सा है, 50 हमारे पास है, और यही 50 इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी स्टेटमेंट है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज 185। यानी हमें कहा जा रहा है कि हमने दो इंटीजर्स को माइनस किया एक दूसरे में से, और इसका जो आंसर आया वो हमारे पास है 185। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 400, उनमें से उन दोनों इंटीजर में से एक इंटीजर था 400, फाइंड द अदर, हमने दूसरा इंटीजर फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं द सेकेंड इंटीजर इज एक्स, यानी हमने दूसरे इंटीजर को फिलहाल नाम दे दिया है एक्स का। अब हमने यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन में जो हमें गिवन कंडीशन दी गई है वो ये है कि जो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास है वो है 400, यानी एक इंटीजर हमें 400 क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें से हमने माइनस करना है दूसरे इंटीजर को। दूसरे इंटीजर को हमने नाम दे दिया है एक्स का।
यानी फर्स्ट इंटीजर 400, सेकंड इंटीजर हमारे पास है x। 400 में से x को हमने माइनस किया यानी सेकंड इंटीजर को माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 185। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है, ये दोनों वैल्यूज हमने क्वेश्चन से ली हैं। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को यहाँ पर सेम एज इट इज लिखेंगे, x के साथ माइनस है तो माइनस को भी लिखा, एंड 185 को भी सेम एज इट इज लिखेंगे। रह गया हमारे पास 400। ये 400 यहाँ पर हो रहा है प्लस, यानी इसके साथ कोई भी साइन ना हो तो इधर प्लस का साइन होता है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी -400 हो गया। ये मैंने आपको बताया कि ये मैथमेटिक का रूल है कि कोई भी वैल्यू इज इक्वल टू के राइट लेफ्ट शिफ्ट होती है तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी यहाँ पर प्लस का साइन था तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस का साइन हो गया। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो दूसरी साइड पर जाकर वो प्लस हो जाता। तो अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो दूसरी साइड पर माइनस का साइन हो गया। अब हमने 185 में से माइनस करना है 400 को, तो 185 में से 400 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 215, यानी दोनों को माइनस किया तो आंसर 215 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसके साथ भी माइनस का साइन आएगा। यहाँ पर भी माइनस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो हमारे पास इक्वेशन आई है x इज इक्वल टू 215, यानी x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, x की वैल्यू हमारे पास है 215। जो सेकंड इंटीजर हमारे पास है वो 215 है, यानी 400 में से अगर हम 215 को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 185, और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और इसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -105, यानी हमें कहा जा रहा है कि दो इंटीजर को हमने सम किया, यानी एक प्लस किया एक दूसरे को, और इसका आंसर हमारे पास आया -105। इफ वन ऑफ देम इज 95, अगर उनमें से एक 95 हो देन फाइंड द अदर, अपने दूसरा इंटीजर फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं लेट्स सपोज, यानी हमने सपोज किया कि द सेकंड इंटीजर इज x। सेकंड इंटीजर जो हमें दिया गया है उसे हमने एक नाम दे दिया x का। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी जो हमें क्वेश्चन में गिवन कंडीशन दी गई है वो क्या है कि हमने दो इंटीजर्स को प्लस किया आपस में। एक हमारे पास था 95 और इसमें से हमने दूसरे इंटीजर को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया -105। यही कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। एक इंटीजर, यानी क्वेश्चन में जो हमें इंटीजर दिया गया है वो है 95 और जो आंसर हमें दिया गया है वो है -105, और हमने दूसरा इंटीजर यानी x हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, x को यहीं पर रहने देंगे 105, यानी -105 को भी सेम एज इट इज नीचे ही लिखा। 95 यहाँ पर हो रहा है प्लस, कोई भी साइन ना हो तो मैंने आपको बताया वहाँ पर प्लस का साइन होता है, 95 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाकर ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया -95। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x को तो हम सेम एज इट इज लिखेंगे, -105 है, -95 है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी माइनस माइनस इज इक्वल टू ये हो जाता है प्लस। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 200, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। यानी सेकंड इंटीजर हमारे पास फाइंड हो चुका है, और सेकंड इंटीजर कौन सा है, -200, यानी -200 और +95 को अगर हम आपस में प्लस कर दें तो इसका आंसर आएगा -105, और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और इसकी स्टेटमेंट है एनी इज रीडिंग अ बुक फ्रॉम द पास्ट 3 वीक, यानी कहा जा रहा है कि एनी नामी एक स्टूडेंट है और वो पिछले 3 हफ्तों से एक ही बुक पढ़ रही है। शी रीड 35 पेजेस एवरी डे, और वो रोज़ाना यानी एक दिन के अंदर वो 35 पेजेस पढ़ती है। शी स्टिल हैज़ 20 पेजेस लेफ्ट, लेकिन 3 हफ्ते पढ़ने के बावजूद अब भी बुक में जो पेजेस रह गए हैं वो है 200, यानी 200 ऐसे पेजेस हैं जो इसने अभी तक नहीं पढ़े। हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव इन ऑल, यानी कहा जा रहा है कि उस पूरे बुक में कितने पेजेस होंगे। तो ये हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एनीज बुक रीडिंग ड्यूरेशन, यानी एनी का जो ड्यूरेशन है जब से वो बुक पढ़ रही है वो कितना है, वो हमारे पास है 3 वीक्स। 3 वीक्स उसका ड्यूरेशन है। वीक्स को हम डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, क्योंकि हमें पता है एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 3 7 ज़ा 21 हो गया। 21 डेज से वो बुक पढ़ रही है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे
पेजेस दैट डेली रीड, यानी वो डेली कितने पेजेस रीड करती है, यानी एक दिन में वो कितने पेजेस रीड करती है, वो हमारे पास है 35 पेजेस। यानी 35 पेजेस एक दिन में वो रीड करती है और 21 डेज से वो मुसलसल रीड करती जा रही है। एंड जो रिमेनिंग जो पेजेस हैं बुक में वो कितने हैं जो इसने अभी तक रीड नहीं की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो रिमेनिंग पेजेस हैं उसने अभी तक रीड नहीं किए वो हमारे पास हैं 200 पेजेस। तो अब हमने फाइंड करना है क्या कि टोटल पेजेस कितने हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल पेजेस हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पर इसके लिए हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन हम इस तरीके से बनाएंगे कि हमें 3 वीक्स दी गई हैं, तो हम 3 को सबसे पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय हर वीक में 7 डेज होते हैं, तो 3 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। और हर डे में एनी जो है वो 35 पेजेस रीड करती है, तो इस 7 को हमने 35 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसमें हम प्लस करेंगे और इसे अभी भी 200 पेजेस रहते हैं, तो इन 200 पेजेस को हमने इसके साथ प्लस कर दिया। तो अब यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर है एडिशन। तो बोर्ड में इस रूल हमें कहता है कि सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 21 आया। मल्टीप्लाई 35 को सेम एज इट इज़ लिखा, प्लस 2 को भी सेम एज इट इज़ लिख दिया 200 को। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 735 प्लस 200 को साथ में सेम एज इट इज़ लिखा। 735 में 200 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 935, यानी 935 टोटल पेजेस थे किस चीज़ में, उस बुक में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल पेजेस इज इक्वल टू 935 पेजेस, और यही हमारे पास आंसर है। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, और इसकी स्टेटमेंट है इन हाउ मच टाइम राहिल विल कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर हावर। यानी हमें कहा जा रहा है कि राहिल जो है वो 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहा है। 10 किलोमीटर पर हावर का क्या मतलब है कि वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राहिल्स स्पीड, यानी राहिल की जो स्पीड है वो क्या है 10 किलोमीटर पर हावर, यानी 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और हमने फाइंड क्या करना है, और हमने फाइंड करना है कि टाइम रिक्वायर्ड टू 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम उसे चाहिए, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 60 किलोमीटर के लिए चाहिए, तो 60 किलोमीटर लिखेंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर है, तो इसके नीचे हम स्पीड को लिख देंगे। 10 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 वन ज़ा 10 हो गया एंड 10 सिक्स ज़ा 60, तो हमारे पास आंसर आया 6। एंड किलोमीटर किलोमीटर के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास एच रह गया, एच का मतलब है हॉर्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 हॉर्स, यानी राहिल को 6 हॉर्स चाहिए 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, और यही हमारे पास आंसर है। ये 6 हॉर्स हमारे पास आंसर आ गया है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, और इसकी स्टेटमेंट है अकबर इज़ अ शॉपकीपर, यानी कहा जा रहा है कि एक शॉपकीपर है उसका नाम अकबर है। ही सोल्ड 8 × 1/4 kg राइस, उसने क्या किया कि 8 × 1/4 kg राइस को बेच दिया, यानी चावलों को बेच दिया। 6 × 1/4 kg शुगर, और 6 1/4 kg उसने चीनी यानी शुगर को बेचा, और इसी तरह 12 1/2 उसने फ्लोर यानी आटा बेचा। हाउ मच डिड ही सेल इन ऑल, तो अब हमें कहा जा रहा है कि उसने टोटल कितना जो केजी है वो कितना सेल किया, यानी टोटल जो सेल उसकी हुई वो कितनी केजी थी, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राइस लिखेंगे, यानी राइस उसने कितना सोल किया तो सेल किया, तो राइस उसने सेल किया वो 8 × 1/4 kg, यानी इतना उसने राइस सेल किया। और इसी तरह नेक्स्ट उसने शुगर सेल किया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शुगर, एंड शुगर उसने कितना सेल किया वो हमारे पास है 6 × 1/4 kg। एंड लास्ट में उसने सेल किया फ्लोर यानी आटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लोर उसने जो सेल किया वो है 12 × 1/2 kg, ये उसने सेल किया पूरा। अब हमें कहा जा रहा है कि टोटल में उसने कितना सेल किया, तो सिंपल में हमने इन तीनों को आपस में प्लस कर देना है, यानी फर्स्ट हम लिखेंगे 8 × 1/4 kg प्लस नेक्स्ट हमारे पास है 6 × 1/4 kg, एंड लास्ट में हमारे पास है 12 × 1/2 kg। तो अब इन तीनों को हमने सोल्व करना है यानी प्लस करना है। तो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने का तरीका ये है कि 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 को प्लस कर देंगे, यानी 4 8 ज़ा 32 हो गया, 32 + 1 33 हो गया,
डिवाइडेड बाय 4 को सेम एज इट इज़ लिखा, प्लस 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 को सेम एज इट इज़ लिखा, प्लस अब यहाँ पर है 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 को सेम एज इट इज़ लिखा। अब ये तीनों फ्रैक्शंस बन गए हैं, इन्हें हमने प्लस करना है आपस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पर भी 4 डिनोमिनेटर है और यहाँ पर 2 है। तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है और ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इन इसे भी हमने लाइक फ्रैक्शन बनाना है, यानी यहाँ पर भी हमने 4 लेकर आना है डिनोमिनेटर में। तो इसे लेके कैसे आएंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। 33 डिवाइडेड बाय 4 को लिखा, प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4 को लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमने 4 को बनाना है, तो हमें पता है कि अगर 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएगा। तो अगर हमने नीचे 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर 25 को भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो काम हम नीचे डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वही नोमिनेटर में भी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसे सोल्व करेंगे। 33 डिवाइडेड बाय 4 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, तो हमने 33 डिवाइडेड बाय 4 को लिखा, प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4 को ऐसे ही लिखा, प्लस 2 2 ज़ा 4 हो गया एंड ऊपर 25 2 ज़ा 50 हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 4 4 एंड 4 आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सोल्व करेंगे। ये तीनों लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं, तो ये अब इजीली सोल्व होंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी 4 4 एंड 4 है, तो हम 4 को एक ही टाइम लिखेंगे एंड ऊपर हमारे पास है 33 प्लस 25, तो लिखेंगे 33 प्लस 25 प्लस लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो 50 है, 50 को लिखा। तीनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 108। हमारे पास आंसर आ गया। 108 को हम 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27, यानी 27 केजी उसने सेल किया टोटल में। तो यही 27 केजी हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 और इसकी स्टेटमेंट है नीलम हैज़ 1500 बैलेंस इन हर मोबाइल, यानी कहा जा रहा है कि नीलम के मोबाइल में 1500 बैलेंस था। शी गिव्स 3/5 टू नायला, उसने उसमें से 3/5 जो था वो नायला को भेज दिया, यानी नायला को दे दिया। नायला गेव 1/5 टू हर शेयर टू निमरा, और नायला ने अपने उसमें से जो उसको नीलम ने भेजा था उसमें से जो 1/5 है वो निमरा को दे दिया। हाउ मच शेयर निमरा हैज़, अब हमसे पूछा जा रहा है कि निमरा के पास कितने शेयर्स थे। तो इसे हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल बैलेंस नीलम है, यानी नीलम के पास जो टोटल बैलेंस था वो कितना था, वो था 1500। अब उसने उसमें से नायला को कुछ शेयर किया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नायलाज नायलाज शेयर, यानी नायला को उसने जो शेयर किया बैलेंस, नायला का शेयर उसमें से था 3/5, यानी 3/5 जो था वो उसमें से नायला को शेयर कर दिया। अब नायला ने भी आगे शेयर किया निमरा के लिए, तो निमरा का हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे निमराज शेयर, यानी उसका जो शेयर था वो कितना था, वो था 1/5, यानी 3/5 जो उसने उसको भेजा था उसमें से 3/5 1/5 जो था उसने आगे निमरा को भेज दिया। तो अब हमें कहा जा रहा है कि निमरा के पास टोटल कितना बैलेंस है। इसे फाइंड करने के लिए हम उसी तरह की एक इक्वेशन बनाएंगे, यानी सबसे पहले टोटल जो बैलेंस हमारे पास है वो है 1500, तो 1500 को लिखा एंड इसमें से उसने 3/5 किसको भेजा, नायला को भेजा, तो इसके साथ हम 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये उसने भेजा नायला के लिए। अब नायला ने इसमें से आगे शेयर किया कितना, 1/5 शेयर किया आगे नायला ने निमरा को शेयर किया। तो हमने ये इक्वेशन बना ली है, इसे सोल्व करना है सबसे पहले। तो ये दोनों आप देख सकते हैं कि एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, यानी 5 1 ज़ा 5 हो गया एंड 5 3 ज़ा 15 हो गया। ये 00 साथ में सेम एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 300 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 1/5। ये हमारे पास रिमेनिंग की इक्वेशन आ गई। 300 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 900 मल्टीप्लाई 1/5 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ यानी 900 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 900 1 ज़ा 900 हो गया डिवाइडेड बाय 5। 900 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180, यानी 180 जो था ये निमरा का शेयर था। इसके साथ हम लिख देंगे निमराज शेयर, यानी निमरा का जो शेयर था वो था हमारे पास 180, और यही हमारे पास आंसर है।